क्विक रिवीजन हम लोग यहां आज देने जा रहे हैं। बड़ी आसान सी बढ़िया सी चीजें होंगी जिनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट्स का कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं बात करना चाहूं एम्पियर से सर्किट लॉ के फेलियर की, तो यहां कैपेसिटर के केस में मुझे मिलता है। देखिए डायग्राम में हमने शो कर रखा है कि ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। इन दो प्लेट्स के बीच में जहां ये C2 वाला रीजन दे रखा है, यहां नो डाउट कोई कंडक्शन नहीं है, यहां पे इंडक्शन है। तो डिस्टेंस जैसा कि एम्पियर ने बताया कि क्लोज इंटीग्रेशन होना चाहिए किसी भी सर्किट में, डीएल जो करंट एलिमेंट है उसके लिए, वो यहां फेल हो जाता है क्योंकि यहां कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। अल्टीमेटली एम्पियर सर्किट लॉ इन द केस ऑफ कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फेल हो जाता है। इस तरह से जो एम्पियर ने दिया था म्यू नॉट आई के बराबर ये होगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वीडीएल, ये फेलियर हो गया और मैंने यहां पे प्लेस कर दिया इक्वल्स टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस कंसिस्टेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने अपना काम किया और वो कहते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट्स होती हैं जो कि सीरीज में है कंडक्शन करंट के, अगेन मैं समझता हूं ये कैपेसिटर, अब बाहर जो करंट फ्लो कर रही है कैपेसिटर के, वो तो सपोज आई है जिसको कंडक्शन करंट आईसी कह दिया, लेकिन अंदर जो करंट फ्लो करती है नो डाउट सीरीज में है, जो करंट आईसी है वही इसके अंदर से फ्लो करेगी। इसको मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट, या मैक्सवेल ने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू है वो इन्होंने दी एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फ्लक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स है, तो आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt। एप्सिलॉन नॉट इन्होंने तब कहा है जब यहां पे वैक्यूम है। अगर कोई मीडियम फील्ड है तो नो डाउट यहां पे आप एप्सिलॉन आर से और मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मैं करंट्स की बात यहां से करूं कंप्लीट सर्किट के थ्रू, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू IC प्लस ID। डियर स्टूडेंट्स, यहां अलजेब्रिक लॉ को फॉलो कराने की कोशिश ना करें। IC और ID का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नंबर 1, डायरेक्शन सेम होगी, नंबर 2। इसका मतलब ये दोनों ऐड होकर के 2 नहीं बन जाएंगे, डबल नहीं हो जाएंगे। ये सिर्फ कंटिन्यूटी को शो करने के लिए यहां डिस्प्लेसमेंट करंट्स का कांसेप्ट है। तो आप अब टोटल करंट जो कह पाओगे वो कह पाओगे IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर dt। इस तरह से जो एम्पियर से सर्किट लॉ है वो मेरा मॉडिफाई हो जाएगा, जिसको मॉडिफाई करने में मैक्सवेल ने योगदान दिया और ये मेरे को मिल गया क्या, एम्पियर सर्किट लॉ इन मॉडिफाइड फॉर्म DDL क्लोज इंटीग्रेशन, ये यहां पे क्लोज का साइन लगा हुआ है C, दैट इज म्यू नॉट टोटल करंट, यहां पे कोई बच्चा I भी लिख सकता है। अब यहां ID की वैल्यू प्लेस की, ये मानते हुए कि किसी कैपेसिटर के अंदर वैक्यूम है। अब देखिए इसके बेसिस पे मैक्सवेल ने अपनी सारी इक्वेशंस दे दी, 4 इक्वेशंस, 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, 2 मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो यहां ये सारी की सारी इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करना चाहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेशन होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यानी मैं यहां लिख सकता हूं द डायरेक्शन ऑफ propagation of electromagnetic wave, that is C vector, is equals to what, B into E। अब ये into जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो B क्रॉस प्रोडक्ट E जो है वो प्रोवाइड करेगा C की डायरेक्शन को। अब यहां मुझे एक बात ध्यान रख लेनी चाहिए अल्फाबेट्स को लेकर के, दैट इज BCE। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एग्जांपल है, इसलिए हम लोग बार बार इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, एक सीक्वेंस में है, B के बाद अल्फाबेट C आता है और C के बाद अल्फाबेट E आता है। तो इस सीक्वेंस में आप लोग याद रखेंगे। अब इक्वेशन हमने यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात की, दैट इज व्हाट
ई वाई जे यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस पे है, पूरी इक्वेशन दे दी। अब इसकी हेल्प से अगर मैं निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन तो बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। दो फॉर्मूले मेरे पास होने चाहिए। पहला जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का, वो मेरे को पता होना चाहिए। दूसरा डायरेक्शन। तो देखिए ये तो क्लियर है कि अगर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा कहां होगा, जेड एक्सिस पे होगा। अब जहां तक बात है ई नॉट और बी नॉट को लेकर के, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ई नॉट ओवर बी नॉट इक्वल्स टू सी। यहां भी मैं सीक्वेंस ध्यान रखूंगा। ई मेरा 5वें नंबर पे आता है, बी मेरा दूसरे नंबर पे आता है अल्फाबेट्स में, और सी तीसरे नंबर पे आता है। तो समझ गए होंगे कि मैं बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को नेक्स्ट वाला मिल रहा है। ये अगेन इसमें अलजेब्रा नहीं लगाना है। तो ई नॉट ओवर बी नॉट इक्वल्स टू सी होता है। अगर मैं कंपैरिजन से ई नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूं और सी की वैल्यू तो फिक्स है, वैक्यूम के अंदर 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो वो आप लोग डाल सकते हैं और इस तरह से बी नॉट निकाल के दे सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब अगर मैं अगेन बात करना चाहूं इसकी बी सी और ई की, ये बी मैग्नेटिक फील्ड, सी व्हाट मेरे पास है क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स ई अगर मेरा यहाँ y पे है तो y के बाद मैं घूम करके b पे आऊंगा तो ये z पे होगा, और ऑब्वियसली जो मेरा c है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो x एक्सिस पे बचा। देखिए जरा मजेदार सा केस, मैंने b c e लिखा, e को इसका कंपोनेंट पकड़ा दिया y एक्सिस, e के बाद मैं घूम करके आऊंगा कहां, b पर, तो y के बाद क्या आएगा मेरा, z आएगा। अब z के बाद में मेरे पास x बचता है, या z के बाद सीक्वेंस में x आता है, तो c मेरे को मिल जाएगा x एक्सिस पे। तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। या फिर जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आपको b और e का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसके बेसिस पे c की डायरेक्शन देनी है। दैट इज द केस डियर स्टूडेंट्स। अब ये यहाँ पे सारी जो पॉसिबल इक्वेशंस हैं वो हमने रखी हैं। इन इक्वेशंस को भी जरा एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ई नॉट दैट इज द मैग्नीट्यूड, साइन यानी ओरिजिन से शुरू हो रही है वेव मेरी, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, साइन वैल्यू आ गई, kx माइनस ओमेगा टी, जे यहाँ पे डायरेक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स इस k को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ वही प्रोपेगेशन कांस्टेंट में, यहां से लिखता हूं 2 पाई x अपॉन y माइनस ओमेगा टी, 2 पाई x अपॉन सॉरी लैम्डा है ये, तो लैम्डा यहां से प्लेस कर सकते हैं आप लोग, वैल्यूज निकाल सकते हैं। और अगेन आप क्या कर सकते हैं, इसको कंपोनेंट कर सकते हैं, इसको ब्रेकअप कर सकते हैं 2 पाई x अपॉन y माइनस vt में, where v is the velocity and t is the instantaneous time। तो जो हम लोगों ने प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे, उन्हीं फॉर्म्स को हम लोग यहाँ पे भी यूज करना पसंद करेंगे। अगर ये सारी फॉर्म्स हम लोगों को क्लियर होंगी डियर स्टूडेंट्स, तो नो डाउट हम इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर ये सारी फॉर्म्स हमें क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर एक्सिस पे मान लीजिए जेड पे है, तो वो एक्स पे और वाई पे नहीं होगा, यानी कोई भी एक चीज एक ही एक्सिस को कवर कर सकती है, दो पे एट ए टाइम नहीं। वेलोसिटी की बात मैं करूं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी की बात करूं, तो वो एंटायरली डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। किसी भी मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है म्यू, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूं तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट होता है, म्यू नॉट होता है। तो आइडियल आइडिया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू ए वैक्यूम 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम है तो मैं यहां पे लिख पाऊंगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट के साथ में म्यू आर से मल्टीप्लिकेशन और एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लिकेशन।
या कोई स्टूडेंट इस चीज को लिख सकता है C इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू एम एप्सिलॉन एम। तो ये पर्टिकुलर मीडियम के लिए वैल्यूज हो गई। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लैब में बनाने का, वो हर्ट्ज ने किया है। तो ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटल डियर स्टूडेंट्स ब्रीफ में कर देता हूं आप लोगों को। यहां आपने इनपुट दिया इंडक्शन कॉइल में, ये जो दोनों प्लेट्स हैं कैपेसिटर का काम करती हैं, ये दोनों जो वायर्स हैं थिन वायर्स हैं इंडक्टर का काम करते हैं। यहां से बेसिकली जो भी मीडियम है उसमें जो कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा वो ऑसिलेट करना शुरू करेगा, और ऑसिलेट करना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल जाएगी। ये मेरा डिटेक्टर है या हर्ट्ज का डिटेक्टर है, जो ये डिटेक्ट करके बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस हुई या नहीं। चूंकि ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है तो डियर स्टूडेंट 10 टू पावर 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 10 टू पावर 6 वोल्ट का पोटेंशियल, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ये हम लोगों को याद रखनी चाहिए। हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है तो हम उसमें कोई भी वैल्यूज को अपनी तरफ से इधर नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स ये सेटअप दिखाया हुआ है, 3 डायमेंशनल डायग्राम दिखाने की कोशिश की है कि अगर एक्स एक्सिस पे मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो वाई एक्सिस पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड एक्सिस पे मेरा व्हाटएवर सो वेलोसिटी है। अब डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्शन कैसे होता है? किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन किसी चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेट करने से या एक्सेलरेट करने से। अब कोई भी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा तो ऑब्वियस है वो एक्सेलरेटिंग तो होगा ही होगा। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो टाइम टू टाइम वो अपनी डायरेक्शंस को तो बदलता ही रहता है, स्पीड्स को भी बदलता रहता है। तो कोई भी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा वो एक्सेलरेटेड जरूर होगा। तो डिस्टेंस कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किसी भी स्पेक्ट्रम की है, अब ये स्पेक्ट्रम क्या है भी समझाते हैं, वो वैक्यूम के थ्रू सेम स्पीड से ट्रैवल करेगी, और ये स्पीड होगी 2.99 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज ऑलवेज थ्रू वैक्यूम। ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट छोटे बच्चों को समझाते हैं 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, वो गलत है। ये 2.98 या 99 ही हम लोगों को लिखना है। दर्शन जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। प्रोपेगेशन कांस्टेंट k इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लैम्डा हम लोग जानते ही हैं। देन आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन E क्रॉस B से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट पीछे अभी कह रहा होगा कि सर अभी आपने B क्रॉस E बताया था। हाँ एब्सोल्युटली डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट मुझे यहाँ पे E क्रॉस B ही लिखना है और फिर इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन निकालनी है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी मैंने आपको डिस्कस की है 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू और एप्सिलॉन मीडियम या व्हाटएवर सो जैसे भी है। अब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंटेंसिटी है या एनर्जी है वो 50% इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है और 50% मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, दोनों में इक्वली डिवाइडेड होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी है उसको एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते डियर स्टूडेंट्स। कई सारी बर्ड्स हैं जो उसको रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग अपनी आईज की हेल्प से आधी एनर्जी को ही रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेक्टर। ये फॉर्मूला अभी मैं आपको डिस्कस करके चुका हूं, E नॉट ओवर B नॉट इक्वल्स टू C। डिस्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। नो डाउट हम टीवी सिग्नल्स की बात करते हैं, मोबाइल सिग्नल्स की बात करते हैं, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टर्म्स में ही हैं। अब ये हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देता हूं, तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहां हम लोगों ने वेवलेंथ की इंक्रीजिंग के टर्म्स में लगाया है, ये एरो मार्क यहां पे हो रहा है, देख रहे होंगे आप लोग, बड़ा बढ़िया सा डायग्राम है। गामा रेज, देन आफ्टर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जिनको यूवी रेज आप लोग कहते हो। विजिबल रीजन में विबग्योर की वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है। इंफ्रारेड रेड के बाद में आएगा, इंफ्रारेड यानी रेड के बाद वाला। देन आफ्टर माइक्रोवेव्स और देन रेडियो वेव्स।
अब रेडियो वेव्स में भी फर्दर यहाँ पे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज और रेडियो फ्रीक्वेंसीज में हमने इसको डिवाइड किया है और वेवलेंथ हमारा कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ता चला ही जा रहा है। अब देखिए ये आई दिखाने का पर्पस ये है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी आईज जो है इस विजिबल रीजन को रिकॉग्नाइज कर पाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1903 में अमेरिकन साइंटिस्ट निकोलस और हल ने सक्सेसफुली रेडिएशन को मेजर करके दिया विजिबल रीजन को, दैट वाज 7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वो प्रेशर है जो हमारी आईज जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करती हैं। इसके बाद मैं एक एग्जांपल के थ्रू नो डाउट वेरिएबल्स को सेपरेट करके यहाँ पे देखूंगा। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय 2 × 10⁻⁻7 sin 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 10⁻11 t टेस्ला। ये लास्ट में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो ये टेस्ला है, यूनिट जो है वो यहाँ पे हम लोगों को दे रखी है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आइडियल इक्वेशन के साथ तो इसको कंपेयर करूंगा ही, लेकिन दो बातें तो मुझे समझ में आई जानी चाहिए। पहली बात कि ये जो मेरे पास मल्टीपल है साइन का वो कहीं ना कहीं v0 की वैल्यू को देगा, ये मेरे को क्लियर होना चाहिए। दूसरा मेरे को ये क्लियर होना चाहिए कि साइन वेव है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, साइन मेरे को इंडिकेट करता है। तीसरा, ये मेरे पास यहाँ पे y का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वो y एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स हैं जो पूछे गए हैं, जैसे व्हाट इज द वेवलेंथ, इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन को उस फॉर्म में रखना होगा जहां से वेवलेंथ में कंपेयर कर सकूं। फ्रीक्वेंसी, अगेन वही चीज, राइट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आपको इसकी हेल्प से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए कंपोनेंट लिखना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कंपोनेंट यहाँ पे आएगा क्या, E0। तो E0 को इतनी इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं, E0/B0 = C। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप E0 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी कितनी, C × B0। फिर इसके साथ में आगे का कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट है तो निश्चित सी बात है E भी आपका साइन से ही होगा, तो आपने साइन वेव की फॉर्म में ही इसको लिखना है। अब कैसे लिखना है ये मैं सॉल्यूशन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये सॉल्यूशन लिया हमने, सबसे पहले जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसके साथ इसको हमने कंपेयर करने की कोशिश की है। पहले इक्वेशन लिखी, फिर हम लोगों ने जनरल इक्वेशन लिखी, by b0 साइन। अब ये मेरे पास देखिए यहाँ डिफरेंट फॉर्म है, सारी फॉर्म मैं ऊपर आपको दे चुका हूं, लेकिन जिसकी जरूरत मुझे है मैं उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करूंगा। दैट इज 2πx/λ - vt। अब मैं यहां से कंपेयर करता हूं तो 2π/λ, जिसको मैं k कहता हूं, वो मेरा 0.5 × 10⁻³ आता है। यहां से मैं लैम्डा निकाल सकता हूं, तो लैम्डा मेरे पास 1.26 सेंटीमीटर आता है। इसको मैं SI सिस्टम में लिखूं तो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा होगा। ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है 1.26 इंटू कितना बच्चों, देखो जरा कैलकुलेट एक बार कर लेंगे आप लोग। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा कितना मीटर, कहीं गड़बड़ है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो या तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, इसको आप ये लोग करेक्ट कर लेना, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। हालांकि जो वेवलेंथ है वो मेरी इतनी नहीं होती, वो एंगस्ट्रम के टर्म्स में आती है, तो मुझे कैलकुलेशन एक बार इसकी चेक कर लेनी है कि कितना कैलकुलेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे प्लेस करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो ऊपर वाली इक्वेशन से मैं कंपेयर करूंगा, 2πν = 1.5 × 10⁻11 है। ये देखिए इसको मैंने कंपेयर किया है यहां से, ठीक, तो मैं ये निकाल के दे सकता हूं। अब बात आती है E0 निकालने की, तो E0 मैंने दे दिया जो अभी फॉर्मूला बताया था उसके बेसिस पे। अब आगे बढ़ूंगा मैं और एक्सप्रेशन लिखने की बात करूंगा, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन चाहिएगी। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन दिया था, मेरा मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहाँ होगा, z एक्सिस पे होगा। तो Ez = ये मैंने E0 की वैल्यू डाली, बाकी सेम थिंग डाली और ये आंसर अपना प्लेस कर दिया। स्टूडेंट, जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम को फर्दर हम लोगों ने यहाँ पे अगेन देने की कोशिश की है, तो ये आपको लर्न ही करना होगा। बेटर ये होगा कि आप यहाँ वेवलेंथ के टर्म्स में इसको सारे को लर्न कर लें कि लॉन्ग रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, एम रेडियो क्या होता है, टेलीविजन का क्या होता है। इसमें मुझे कुछ अलग से एक्सप्लेन नहीं करना,
आपने लर्न ही करना है। अब नेक्स्ट आगे मैं बढ़ना चाहता हूं, तो ये एटमॉस्फेरिक बिहेवियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। सबसे नीचे हमारा ट्रोपोस्फीयर होता है 12 किलोमीटर तक, फिर हमारा ओजोन लेयर है 15 से 30 किलोमीटर तक। ओजोन लेयर का सबको पता है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है डियर स्टूडेंट्स। फिर मीजोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, किनले हेविसाइड लेयर है, और सबसे बाद में एप्लीशन लेयर है 400 किलोमीटर पर जाकर के, जहां आइनोस्फीयर भी मैं कह सकता हूं डियर स्टूडेंट उसको। ओजोन लेयर का एक विशेष रोल है हम लोगों की लाइफ में। ये जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, कैंसर कॉज करती हैं, उनको ट्रैप कर लेती है या अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और नीचे हम तक नहीं आने देती। ये ओजोन लेयर की खासियत है डियर स्टूडेंट्स। ओजोन होल भी आपने सुना होगा। कुछ ऐसे रीजन है जहां पे ओजोन की जो लेयर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो गई है, तो उसे हम लोग होल के नाम से, ओजोन होल के नाम से जानने लगे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करने की कोशिश की है। जो ट्रोपोस्फीयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इस इफेक्ट को शो करता है या एक पेकुलर प्रॉपर्टी रखता है। क्या सोलर रेडिएशंस अर्थ पे आ तो जाते हैं, लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर से टकराते हैं तो वापस जमीन पे आ जाते हैं, ऊपर नहीं निकल पाते। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसी की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। जनरली दिन और रात के समय में, भाई दिन में सन रेडिएशंस आते हैं तो हॉट होगा, रात में सन रेडिएशंस नहीं होते तो बिल्कुल एकदम से ठंडा होना चाहिए, किरचॉफ का जो रेडिएशन रूल है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहां से रेडिएशंस तो होते हैं, लेकिन मेहरबानी हो कार्बन डाइऑक्साइड की कि वो इन रेडिएशंस को यहां से बाहर नहीं निकलने देता। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 हम लोग देखें। लेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज क्वाइट ऑफ्टन फॉर। अब यहां कुछ चीजें दे रखी हैं, उनकी वेवलेंथ के बारे में ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी वेवलेंथ यूज की जाएंगी। जैसे किलिंग जर्म्स है, हाउस होल्ड वाटर प्योरीफायर्स में आप लोग यूज करते हो किसको, एक्वागार्ड को या व्हाटएवर सो, आपके घर में आरओ लगा होगा, तो हर किसी आरओ के अंदर या एक्वागार्ड के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यूवी रे ट्यूब्स होती हैं। तो यूवी रे ट्यूब्स जो हैं वो निश्चित रूप से अल्ट्रावायलेट रीजन बनाने का काम करती हैं, और ये अल्ट्रावायलेट रीजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको या तो किल कर देते हैं या डीएक्टिवेट कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं कुछ समय के लिए। तो पहला आंसर तो यूवी रेज आई गया, जिसको मेरे को नाम देना है लैम्डा 1। रिमोट सेंसिंग, यानी बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के चीजों को देख लेना, माइक्रोवेव्स के थ्रू पॉसिबल है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यहां हम लोग गामा रेज प्रोवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, गामा रेज से हम लोग इन सेल्स को एक तरीके से बर्न आउट करने की कोशिश करते हैं, जो अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल है उसको। तो अब ये तो इनके नाम हो गए। नाम के बाद में वो कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए निश्चित रूप से मुझे ये वाला जो स्पेक्ट्रम है वो याद होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो आप इसको याद कर लेंगे। इसके बेसिस पे आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे डियर स्टूडेंट्स। तो दैट इज लैम्डा 3 सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा लैम्डा 2। अब 3 ही है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन स्टेप मार्किंग इसमें नहीं होती, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपको प्रॉपर याद होगा क्वेश्चन का आंसर। अब वोकेबुलरी बेस है तो टेक्निक आप यूज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपने इसको रख लिया और याद कर लिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम, एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए। एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, प्रोड्यूस इन बॉम्बार्डिंग ऑफ मेटल टारगेट बाई ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। अब डियर स्टूडेंट, ये प्रोडक्शन के ऊपर हमारा क्वेश्चन आ गया, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से बनती है। तो सबसे पहला है राडार सिस्टम, तो माइक्रोवेव्स यूज करेंगे। लो फ्रीक्वेंसीज रेडियो वेव्स प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन, गामा रेज होती हैं, सबसे ज्यादा हार्म यही करती हैं, जेनेटिक चेंजेस भी ले आती हैं। और फिर है बॉम्बार्डिंग इन मेटल टारगेट, ये निकिल क्रिस्टल के ऊपर जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, उस पर अगर हम लोग हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉप करते हैं, टकराते हैं, तो एक्स रेज बनती हैं डियर स्टूडेंट्स।
आगे है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, वोकेबुलरी बेस ही है। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड फॉर फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर। डिस्टेंस पेनिट्रेटिंग पावर के बेसिस पे आपने अरेंज करना है। वाटर प्योरिफिकेशन के लिए आप यूवी यूज करते हो, अब पेनिट्रेटिंग पावर आपको पता होनी चाहिए। रिमोट सेंसिंग के लिए माइक्रोवेव यूज करते हो। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए अभी पढ़ के आए हो गामा करते हो। इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है गामा की सबसे ज्यादा है, यूवी रेडी की उससे कम है, और माइक्रोवेव की सबसे कम है पेनिट्रेटिंग पावर। तो डिस्टेंस उसके बेसिस पे आप लोगों को ये आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सुटेबल फॉर राडार सिस्टम। अब रिपीट हो गया। यूज ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। मस्कुलर स्ट्रेन तो सब जानते हैं कि अगर कहीं चोट लग जाए तो उसकी सिकाई करते हैं हम लोग। अब ये सिकाई क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशंस है भाई, जो हीटिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। अब कान में मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर क्या कहता है जी, इसको तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कान की सिकाई करनी पड़ेगी। अब कान की सिकाई वो क्या करता है, सिंपल सा एक बल्ब लेता है और बल्ब की रेज को फोकस करके आपके कान के अंदर डालता है। अल्टीमेटली जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो आपके कान के अंदर थोड़ी गर्माहट पैदा कर देते हैं और इन्फेक्शन को क्योर करने में काफी हेल्प मिल जाती है। यूज फॉर डायग्नोस्टिक टूल इन। अब डायग्नोस्टिक टूल क्या, एक्सरे है भैया। कहीं भी अगर टूट फूट हो गई है, हड्डी वड्डी टूट गई है, तो आप एक्सरे को लिखते हो। अब डिस्टेंस जिनके प्रोडक्शन आपने बताने हैं, तो माइक्रोवेव, आपके घर के अंदर माइक्रोवेव ओवन होता है, उसमें एक ये मैग्नेट्रॉन होता है, तो मैग्नेट्रॉन बाल्ब का नाम आप याद रख लेंगे। इसी तरह से इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, तो हॉट बॉडीज जितनी भी हैं, बल्ब है, ट्यूब है, वो ट्यूब नहीं सॉरी, ट्यूब से तो हॉट बॉडी रेडिएशंस नहीं मिलते हम लोगों को। फिर है हमारा एक्सरेज, ये अभी बताया ही था कि निकिल के ऊपर हम लोग हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराते हैं, अब डिस्टेंस मेडिसिन की तौर पे हम लोग यूज करना चाहते हैं इनको, तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ कुछ और वेव्स दे रखी है, इनको वेवलेंथ रेंज के टर्म्स में डिनोट कराया हुआ है, तो वोकेबुलरी में आप लोग इनको याद कर लेंगे। अगेन वही फिर हमारा रिपीट हो गया, राडार सिस्टम है, एयरक्राफ्ट है, 2-3 चीजें पूछता है कहाँ कहाँ यूज होती है, कैसे बनती है। तो डिस्टेंस कहाँ बनती है, कैसे बनती है। वेलोसिटी की बात की, ये कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला अभी मैंने समझा ही दिया था आपको। इस तरह से आप देखेंगे यहां 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और 3 मार्क्स की यूनिट है। अब 2-3 क्वेश्चनों में से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको मिल ही जाना है। पहला क्वेश्चन तो मेरे को मिलता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दूसरा बनता है इनकी नेचर पे। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, जो सबसे लंबा सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम पे। तो अब स्पेक्ट्रम आपने सही से लर्न करना है। पहले इसमें माइक्रोवेव ओवन और होता था, तो माइक्रोवेव ओवन हम लोग बता ही चुके हैं आपको कि एक एलसी ऑसिलेटर होता है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बाल्ब के थ्रू माइक्रोवेव प्रोड्यूस की थी। वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में ऑसिलेट करता है, अल्टीमेटली रेजोनेंस होती है और माइक्रोवेव ओवन अपनी वर्किंग शुरू कर देता है, यानी जो वाटर स्टफ है, वाटर बॉडीज है, उनको हीट अप करना शुरू कर देता है। तो डिस्टेंस ये एक छोटी सी यूनिट 3 मार्क्स की बड़े मजे से 3 मार्क्स पूरे देती है। न्यूमेरिकल के नाम पे जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, बस उसी में डाटा ज्यादा चेंज करके आपको ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाता है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं आपको इसकी जो प्रोडक्शन है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर मिल जाता है। और वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई मिल जाता है। तो आई होप सो 3 मार्क्स की यूनिट वैसे भी हम लोगों की 2 क्लास में खत्म हो गई थी, अब आज एक क्लास हमने और दे दी, तो जस्ट इट्स ए रीकैप। तो आई होप सो आप एंजॉय करेंगे और इस रिकैप से ही आप अपने आंसर्स को सही से प्लेस कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट।